नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि आज अपन कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके पीटीटी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी आपका दोस्त साथी पीटीटी की तैयारी कर रहा है उसको इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। चलिए जल्दी से शेयर करके आ जाइए इस वीडियो को और अपन शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। चलिए जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप देखोगे जब आप हिंदी का जब पेपर सोल्व करने बैठोगे ना, तो उसमें दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जो प्रश्न तंग करेंगे ना, वो करेंगे आपको तत्सम और तद्भव वाले, है ना। क्योंकि अपन ने क्या है, कई बार इसमें कन्फ्यूजन रहता ही है दोस्तों। तो आज अपन इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है आपका, तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। घोड़ा, अमृत, गेहूँ और काजल। देखिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों, अपन बात कर चुके हैं तत्सम शब्दों के बारे में। क्या होते हैं तत्सम शब्द वह होते हैं जिनको अपन संस्कृत में प्रयोग में लेते थे और आज भी उसी रूप में अपन उसको हिंदी में प्रयोग में लेते हैं, तो उसे अपन कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, यदि अपन उसको थोड़ा बहुत चेंज करके यूज में लेते हैं तो उसको अपन कहते हैं तद्भव शब्द। तो अपन देखेंगे, घोड़ा जो है, घोड़े को अपन अश्व कहते थे, अब ये अपन घोड़ा बोलने लग गए, तो ये तो अपना तद्भव शब्द हो गया, तो इसको हटा दीजिए। अमृत जो है दोस्तों, ये आपके कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, साथ ही साथ जो आपको चारों ऑप्शन है ना, उनको भी ध्यान रखना है। तत्सम शब्द कौन सा हो गया, इसमें अमृत हो गया, बाकी घोड़ा, गेहूँ और काजल ये आपके कैसे हैं, तद्भव शब्द है। आपको लिखते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई बार आपसे गेहूं का पूछ सकते हैं, कई बार काजल का पूछ सकते हैं, कई बार घोड़ा का पूछ सकते हैं, कई बार आपको अमृत का भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। चलिए, कमेंट करके बताना है आपको, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। इनमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है गलत कौन सा युग्म दे रखा है आपको। पहला आपको दे रखा है क्रॉस कोण, दूसरा आपको दे रखा है घोटक घोड़ा, तीसरा आपको दे रखा है काष्ठ काठ, और चौथा आपको दे रखा है अरिष्ट और रीठा। ये जो चार ऑप्शन है ना, इन चार में से जो तीन जो सही ऑप्शन है ना, वो तो आपके एकदम नोट डाउन हो जाने चाहिए, क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं। मैंने क्या किया है दोस्तों, ऐसे ऑप्शन को आपको सेट करके दिए हैं, जिससे दोस्तों क्या होगा, चार ऑप्शन आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाएं। ठीक है, देखिए, घोटक जो है दोस्तों, वो आपके तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है आपके घोड़ा। क्या होता है, घोड़ा। ये बिल्कुल सही है, ये असंगत नहीं है। काष्ठ लकड़ी को कहते हैं, अब इसको अपन काठ बोलने लगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अरिष्ट रीटा ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो असंगत युग्म होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्दी से आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आपकी जो संख्या है वो भी बढ़ जाए और हमारा भी मनोबल बढ़ सके दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपको बताना है फारसी शब्द कौन सा नहीं है। जल्दी से बताना है फारसी शब्द कौन सा नहीं है। पहला है आपका आवारा, दूसरा है इलाज, तीसरा है चश्मा, और चौथा ऑप्शन है आपका आबरू। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है फारसी शब्द कौन सा नहीं है। तो नहीं है से आपको तीन शब्द सीखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आवारा आपके फारसी शब्द है, चश्मा और आबरू ये जो तीन शब्द है ना, ये आपके फारसी शब्द है। जो इलाज है ये आपके फारसी शब्द के अंदर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, फारसी, उर्दू, तुर्की ये जो भाषा है ना, ये अपन को लगती एक जैसी है, लेकिन ये अपन को कंफ्यूज कर देती है। तो ये आपको फारसी तीन शब्द जो आपको बताए हैं, ये तो आपको याद हो जाने चाहिए। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। वानर, मनुष्य, मुख्य और माँ। जी दोस्तों, अब देखिए, ये जो तीन ऊपर वाले दे रखे हैं ए, बी और सी, ये आपके कौन से शब्द है, तत्सम शब्द है। आपको याद रखने, कई बार पूछे जाते हैं। वानर जो है, बंदर का जो है क्या होता है, तत्सम
रूप होता है ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य, मुख्य, ये आपको याद रखना है। और तद्भव रूप पूछा है तो जो अपन को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, माँ जो शब्द है वो आपके तद्भव शब्द में आता है। चलिए, आपको एकदम है जैसे जैसे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा इसमें से, है ना। चलिए, अपन कई सारे टॉपिकों को कवर करेंगे इसमें, ऐसा ही नहीं तत्सम तद्भव करेंगे, लेकिन तत्सम तद्भव शब्द को आपको पढ़ना जरूरी है। अपन रोज कुछ 4-5 प्रश्न इसके लेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और हो सके तो आपके पीटीटी परीक्षा का जो पेपर है वो इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, किन विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मस्तक, श्वास, आधा, काम, सच, ग्राम और छिद्र, 100। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। अब देखिए, काम ये तो नहीं हो सकता, आधा आधा थोड़ी होता है ना। अपन को देखते ही पता चल जाएगा कि जो तत्सम शब्द है वो क्या है, मस्तक और श्वास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तत्सम शब्द है। और आधा जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, सच जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, और यहाँ पर जो 100 है ये तत्सम शब्द नहीं है। देखिए, अभी आपको मैंने बता दिया, पहला जो ऑप्शन है आपका वो तो दोनों तत्सम शब्द है, लेकिन जो दूसरे ऑप्शन में आधा जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। तीसरे ऑप्शन में सच जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें 100 जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। छिद्र तो तत्सम शब्द है। ठीक है, ग्राम भी तत्सम शब्द होता है, ये जो है ना ग्राम, ये तत्सम है। छिद्र ये भी तत्सम है, लेकिन ये जो 100 और सच दे रखे हैं ये तत्सम शब्द नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, मुहावरे का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, ध्यान से आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। चींटी के पर लगाना मुहावरे का सही उत्तर क्या है? जवाब न देना, घबराहट होना, अत्यधिक घमंड करना, या फिर विनाश के लक्षण प्रकट होना। जी दोस्तों, याद रखना है, कई बार ऐसा मुहावरे पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है, चींटी के पर लगाना मतलब चींटी के पंख लगाना भी आता है कई बार इसको, तो आपको याद रखना है इसका अर्थ होता है विनाश के लक्षण प्रकट होना। अगला प्रश्न है आपका, मुसीबत के समय उपाय खोजना। अर्थ बताना है आपको मुहावरे का। काठ का उल्लू होना, ठीक है। दूसरा है आपका, आग लगने पर कुआं खोदना। आपको बताना है मुहावरा कौन सा बनेगा इसके लिए। चादर से बाहर पैर पसारना, या फिर छप्पर पर फूस ना होना। देखिए, मुसीबत आई तभी आप उपाय खोज रहे हो, मतलब आग लग गई तभी आप कुआं खोद रहे हो, तो ये बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। इसके लिए आपको लोकोक्ति बतानी है कि कौन सी लोकोक्ति एकदम सही बैठती है इसके लिए। तेते पाँव पसार ये जेती लांबी सोर। दूसरा ऑप्शन है, दाग लगाए लंगोट ये यार। ठीक है, और सी ऑप्शन है आपका, थोड़ी पूंजी घनी को खाए। और ऑप्शन नंबर डी है, तेल देखो तेल की धार देखो। चलिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना, अपन कई बार अपन बोलते हैं जितनी अपनी चादर होती है उतनी आपको पैर पसारने चाहिए, है ना। तो उसी का दूसरा रूप आपको याद रखना है, तेते पाँव पसार ये जेती लांबी सोर। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका, आपको बताना है कि किस विकल्प में मुहावरे की जो युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। एक तरफ आपको मुहावरा दे रखा है, दूसरी तरफ आपको उसका अर्थ दे रखा है। आपको बताना है कौन सा अर्थ सही नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका, पेदे के बल बैठना, और इसका जो अर्थ दे रखा है वो है आपका पराभव मानना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, छाती उमड़ आना, और इसका जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है आपको प्रेम या फिर करुणा से गदगद होना। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको पेट में पाँव होना, मतलब होता है छल कपटी होना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपको असंगत दे रखा है, कौन सा गलत दे रखा है। देखिए, सभी जो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ना, वो बिल्कुल सरल, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके लिए इजी लेके आ गए। ऐसे है बिल्कुल कि आपको लगने चाहिए कि हाँ भाई, परीक्षा में अपन को परीक्षा के लिए हमने ये वीडियो देखा और हम कुछ सीख के जा रहे हैं ना। तो आपको याद रखना है दोस्तों, पहला, तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दे रखा है। जो गलत ऑप्शन है वो है आपका, छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, आप पहले ही काफ़ी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। इसके लिए आपको बताना है कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है। ठीक है, पहले ही उधार ले चुके हैं और भी उधार लेने की आपका इरादा है, तो आपको बताना है कि इसके लिए कौन सी जो लोकोक्ति है वो उपयुक्त रहेगी। देखिए, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए,
जल्दी से कमेंट करके आपको आंसर बताना है दोस्तों। जो पहले मोरे सो मीर, दूसरा ऑप्शन है जो गुड़ खाए वही कान छिदाए, तीसरा ऑप्शन है जो जो भीजे कामरी त्यों तो भारी होए, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों जो जो मुर्गी मोटी हो त्यों त्यों दुम सीकड़ू। वाह, है ना। चलिए याद रखना है दोस्तों, ऋण ले आप पहले ही काफ़ी ऋण ले चुके हैं और भी आप ऋण लेने की इच्छा रखते हैं, इरादा रखते हैं, तो आपको याद रखना है इसका जो सही लोकोक्ति बनती है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो जो बीजे कामरी त्यों तो बारी होए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम उपयुक्त लोकोक्ति बनती है। चलिए, अच्छे प्रश्न लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, अपन ने पहले तत्सम तद्भव पढ़े, लोकोक्ति मुहावरे पढ़े, अब देखिए कारक के ऊपर आ चुके हैं। आपको कई सारे टॉपिक इस क्लास में आपको सीखने को मिलेंगे। आपको बताना है कि इसमें संप्रदान कारक किस वाक्यांश में है। मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो कारक आपको आने चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो अब क्या आना चाहिए, संप्रदान के लिए। ये जो शब्द आपको ये विभक्ति जहाँ मिलेगी वहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। तो मैं आपको इस कृपा के लिए, ये रख के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक की विभक्तियाँ आपको एकदम पहाड़े की तरह याद हो जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यदि वो याद होगी ना तो आपको कम से कम ये मान लीजिए कम से कम आप 4 से 5 प्रश्न सही कर देंगे। 2-3 प्रश्न तो आपके कारक के मान लीजिए, और होती कोशिश आपका 1-2 प्रश्न आपके जो आपका तत्पुरुष समास है उससे भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है 4 प्रश्न, मतलब देख सकते हैं आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये कारक की टेबल, है ना। तो याद रखना है आपको, कारक की टेबल आपको याद हो जानी चाहिए एकदम। नींद में से ही उठा के कोई पूछ लेना कि संप्रदान के लिए कौन सी विभक्ति आती है, तो संप्रदान के लिए, है ना। चलिए, है ना, याद रहना चाहिए आपको। चलिए, अगला प्रश्न है आपको बताना है निम्न वाक्यांश में से अपादान कारक किसके अंदर है। तो वापस बोलना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, से अलग होने का जब अर्थ आएगा तो उसके अंदर अपादान कारक होगा। चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से अरेरा से और निकाल दिया, घर से निकाल रहा है मतलब अलग हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल है। ठीक है, कारक में अपना एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है। जल्दी से बताना है अधिकरण कारक किसके अंदर है। आपको बोलना है कर्ता वो कारक की विभक्तियाँ बोल के देखिए किसके अधिकरण में क्या आता है। चलिए बोलिए, कमेंट करके आपको आंसर बताना है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पेपर, तो में पेपर जहाँ भी दिखेगा वो आपका क्या होगा, अधिकरण कारक, है ना। तो ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही आपको देखने को मिल रहा है में, है ना। तो इस तरीके से आपको कारक के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका वाक्यांश में कर्म कारक बताना है। बिल्कुल सरल है, जल्दी से कमेंट करके सभी साथियों को बताना है, एक भी बच्चे का ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, कर्ता ने कर्म को आना चाहिए। अब देख सक पा रहे हैं यहाँ तो को है ही नहीं, है ना, कर्म को तो है ही नहीं। अब कैसे बताएंगे, तो इसको क्या ध्यान से पढ़ना है। सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे हैं कि कर्म है ना। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्रिया के अंदर, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के अंदर, कि आप कर्म की पहचान किससे कर सकते हैं। मैंने कहा था आप इसको जो भी आपको वाक्य दे रखा है ना, तो आप या तो क्या पूछ सकते हो या फिर किसको, ये प्रश्न आपको पूछना है। और ये प्रश्न का जो उत्तर वो जो शब्द होगा ना वो आपका क्या होगा, कर्म कारक होगा। क्या होगा, कर्म कारक होगा। सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे हैं, तो अगर मैं प्रश्न पूछूं क्या या फिर किसको, है ना, तो पहले मैं क्या से प्रश्न पूछूंगा। तो देखिए किस तरीके से अपन को इसको सोल्व करना है। तो मैं प्रश्न पूछूंगा सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ क्या देख रहे हैं, है ना। अगर मैं क्या से प्रश्न निर्माण करूंगा तो वो इसी तरीके से बनेगा, और इसी तरीके से बनेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा क्या से प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो आ रहा है तमाशा। मतलब अगर मैं देखूँ तो मेरा जो कर्म जो दे रखा है वो क्या है, तमाशा है। अगर कर्म दे रखा है तो तमाशा को देख रहे हैं वो, है ना। तो ये जो आपका उत्तर है वो सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आपको किससे प्रश्न करना है, क्या या फिर किसको, है ना। सड़क पर लोग किसको देख रहे हैं, सड़क पर लोग क्या देख रहे हैं, तो उत्तर क्या आ रहा है, तमाशा।
है ना। तो आपको याद रखना है कि इस तरीके से आप प्रश्न देख के आप विभक्ति का पता लगा सकते हो, और अधिकतर आपको कर्म जो विभक्ति है वो इस तरीके से ही पता लगेगी। अच्छी तरीके से आपको देखना है, कर्म को आता है लेकिन को जो होता है ना वो वाक्य के अंदर साइलेंट रहता है, उसका यूज अपन बहुत ही कम करते हैं। चलिए, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट थम्स अप करके बता दीजिए दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस वाक्यांश में करण कारक जो है उसके उपयोग किया गया है, आपको बताना है। करण कारक जो है उसका उपयोग किया गया है। हिंदुओं का आदर्श ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस है। चलिए, फिर अपन बोल के देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से आता है, लेकिन से का जो अर्थ है वो आता है के द्वारा, है ना। नहीं चल रहा, ठीक है, आप समझ जाइए, बोल रहा हूँ मैं। से या फिर के द्वारा के अर्थ में जो भी आपको सेंस मिलेगा वो करण कारक होता है। तो अब देखिए, हिंदुओं का जो आदर्श ग्रंथ जो है वो तुलसीकृत, मतलब तुलसी के द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस है। मतलब के द्वारा का जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इस तरीके से आपको कुछ अच्छे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। कई बच्चा जो सिर्फ नॉर्मल पढ़ के जाता है तो वो सोचता है यार करण कारक के द्वारा तो कहीं आ ही नहीं रहा, से कहीं आ नहीं रहा, है ना। तो फिर अपन क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, और अपन क्या करके आ जाते हैं, उस प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। तो अपन को इससे गलती नहीं करनी है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म जो है वो गलत दे रखा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपको गलत दे रखा है। एकदम सरल सा प्रश्न है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला है कवि और कवित्री। ये देखिए, कवित्री जो शब्द है ना, ये आपको लिख के देखना है दोस्तों, क्योंकि ये जो शब्द है वो शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जाता है कि कवित्री किस तरीके से लिखा जाता है ना। तो अपन क्या सोचते हैं, कवि तो ऐसे लिख दिया, फिर यित्री लगा दिया। याद रखना है कि जो कवित्री है ना उसमें व के ऊपर मात्रा नहीं आती है, देखिए, है ना। ये शब्द आपको लिख के देखना है, आपको गलत नहीं करना है। बाघ का बाघिन ये भी बिल्कुल सही है, नेता का नेत्री ये भी बिल्कुल सही है, मेंढक का मेंढा ये गलत है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में सभी जो शब्द है वो पुल्लिंग है। आपको बताने हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से बताना है कि सभी ऑप्शन जो है वो पुल्लिंग के होने चाहिए। चलिए बताइए दोस्तों, पहला है आपका कौवा खरगोश मंडल, दूसरा है हीरा मोती मणि, तीसरा है आपका नत मूंगा पन्ना, और चौथा ऑप्शन है आपका हार पायल और पुखराज। चलिए बताइए दोस्तों, क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए देखिए, अब अपन क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, काट देंगे कि भाई ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो अपन देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। पायल जो है वो तो स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो इसको काट दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन नथ देखेंगे, नथ भी क्या होती है, नाक में पहनी जाती है, पहना थोड़ी जाता है, नथ नाक में पहनी जाती है, तो इसको काट दीजिए, ये भी पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। इसी तरीके देखेंगे, मणि जो होती है वो चमकदार होती है ना। हीरा चमकदार होता है, हीरा तो पुल्लिंग है, लेकिन मणि जो है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो जो बचा ऑप्शन वो कौन सा बचा, आपके ऑप्शन नंबर ए। जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का है तो आप क्या करिए, उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपके गलत है। अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब वही आपको बताना है कि सभी जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन से हैं। पानी, ज्ञानी और नानी, जल्दी से बताना है दोस्तों, कौन सा। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, तीसरा ऑप्शन है नींबू, दही, केला, और चौथा ऑप्शन है आपका नदी, झील, सरोवर। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, लब की देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में जो नदी है, नदी तो बहती है ना। तो नदी तो कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता, इसको काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए, टोपी पहनी जाती है, टोपी को हटा दीजिए। अब देखिए, नानी जो है स्त्रीलिंग है, ज्ञानी, चलिए ज्ञानी तो अपन देख सकते हैं। और पानी जो है वो कैसा होता है, पानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, जल्दी से बताना है कमेंट करके, पानी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। चलिए, आपके सामने एक बोतल है, पानी
की बोतल है और उस बोतल के अंदर क्या है दोस्तों, उस बोतल के अंदर मैंने कीचड़ मिला दिया, मान लीजिए थोड़ी सी मिट्टी मिला दी, तो आपको बताना है पानी गंदा है कि पानी गंदी है। जी दोस्तों, तो पानी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है, जबकि लगता कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द जैसा लगता है। तो बात करें नींबू, दही और केला, केला खाना चाहिए। दही जो है वो आपके स्त्रीलिंग होता है। छाछ जो होती है वो आपके दही जो होता है वो तो पुल्लिंग होता है और जो छाछ होती है वो स्त्रीलिंग होती है। नींबू खट्टा होता है कि खट्टी होती है, तो याद रखना नींबू, दही, केला इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको जो पेपर है उसको सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें आपको बताना है सभी स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। मतलब आपको देखना है कि किसके अंदर पुल्लिंग शब्द नहीं आना चाहिए। जल्दी से देखना है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या उत्तर रहने वाला है। पुल्लिंग शब्द आपको दिखते ही उसको काट दीजिए। जैसे कि अगर मेरे को ऑप्शन नंबर सी देखूं तो वहाँ मेरे को दिख रहा है कि हलवाई जो है वो आपके पुल्लिंग शब्द के अंदर आता है। हलवाई जो है वो कैसा शब्द होता है, आपके पुल्लिंग शब्द होता है, तो हलवाई को काट दीजिए, ऑप्शन नंबर सी कट गया। ठीक है, हाथी, भालू, आलू, चलिए तो देखेंगे ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, साथी, घी और शक्कर, इसके अलावा चांदी, इमली और लौकी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है इसका जो सही उत्तर रहने वाला है, इसमें सभी जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी में इमली, चांदी और लौकी। अगला जो प्रश्न रहने वाला है आपका, सही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का जोड़ा आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रौढ़ का प्रोढ़ा, भावज का भोजाई, कौवा का कोवी, राक्षस का राक्षसी। जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका प्रौढ़ का प्रोढ़ा। बाकी आपके ये जो तीनों युग्म है वो गलत दे रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा आपको बताना है कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। समास का प्रश्न आया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है मतलब 3 शब्द आपको सीखने को मिलेंगे जो कर्मधारय समास के हैं। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है ना, विशेषण वगैरह के बारे में बताता है। जैसे शुभ अवसर, अवसर कैसा है, शुभ है। तिरुवेग, वेग कैसा है, तिरु है, तेज है, तो देखेंगे इन दोनों में तो है। सदाचार, आचार कैसा है, सद है, अच्छा है, तो ये भी आपके कर्मधारय समास का है। लेकिन आत्ममगन ये जो है वो आपके कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आत्मा में मग्न होता है, ये आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पर जो कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, अभी मैंने बताया, इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बताना है किसके अंदर नहीं हुआ है। अंधविश्वास, ख्याति प्राप्त, शपथ पत्र या फिर सेवानिवृत्त। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो नीचे से शुरू करते हैं। सेवा निवृत्त का अर्थ होता है सेवा से निवृत्त, है ना, तो अपन देखेंगे इसमें तत्पुरुष समास है, इसमें जो कारक की विभक्ति आ रही है। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, है ना, तो आपको याद रखना है इसमें भी आपके तत्पुरुष समास रहने वाला है। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, ये भी आपके तत्पुरुष समास रहने वाला है। अंधविश्वास, विश्वास कैसा है, अंध है, कैसा है, अंध है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, ना कि आपके तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है आपको बताना है किसमें तत्पुरुष समास नहीं है। वही आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताना है। स्वयंकृत, ऋण मुक्त, चक्रपणि, गृहस्थ। चलिए देखेंगे, स्वयंकृत मतलब स्वयं को द्वारा लिखी हुई, और के द्वारा अपन कारक की विभक्ति में देखते हैं तो ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। ऋण मुक्त का जो समास विग्रह होता है वो होता है ऋण से मुक्त, तो से जो होते हैं वो कारक की विभक्ति होती है, तो ये बिल्कुल सही है ना। चक्रपणि ये आपके तत्पुरुष समास में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। चक्रपणि जो है तत्पुरुष समास में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। गृहस्थ जो है वो आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, आपको बताना है कौन सा है।
पहला जो शब्द होता है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, उसे अपन कर्मधारय समास कहते हैं। तो श्याम सुंदर, राजगृह, चतुर्भुज, सतसई। ये बच्चे कई सारे गलत करके आते हैं इसको, तो ध्यान रखना है। अपन ने मन में आता है कि चतुर्भुज है, पहला जो शब्द है वो गिनती का आ रहा है ना, कैसा आ रहा है, गिनती का आ रहा है, तो इसमें तो कौन सा समास होना चाहिए, द्विगु समास होना चाहिए, है ना। जबकि दोस्तों द्विगु भी कर सकते हैं, बहुब्रीहि भी कर सकते हैं, जबकि इसका एक कर्मधारय का भी आप देख सकते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन सा कर्मधारय का उदाहरण है ये आपको बताना है। कर्मधारय का उदाहरण है तो चतुर्भुज में अपन दो कर सकते हैं, एक तो द्विगु और एक अपना जो समास बनता है वो बनता है बहुब्रीहि। तो ये तो आपका हो नहीं सकता, तो इसको तो काट दीजिए, चलो, है ना। अब देखिए सतसई, ये भी आपका उदाहरण नहीं है ना, गिनती वाला आ रहा है। श्याम सुंदर और राजगृह, सिर्फ इसमें बताना है आपको कर्मधारय समास किस में है। राजगृह का मतलब होता है राजा का गृह। राजगृह का मतलब क्या होता है, राजा का गृह। और राजा का गृह कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। राजा का गृह, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा आता है ना, कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है। श्याम सुंदर, है ना, जो पहला जो शब्द है दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय समास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, जल्दी से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपको गलत दिया हुआ है। दीनानाथ, दीन का नाथ बिल्कुल सही है। सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, ये भी बिल्कुल सही है। मीनाक्षी, मीन पर अक्षी, नहीं ये नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, जो आपको मीनाक्षी जो शब्द है ये आपको असंगत दिया हुआ है। बाकी तीन आपको याद रखने हैं, जिसमें ये यथेच्छा जो है वो कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा जाएगा आगे भी, ठीक है। यथेच्छा आपको याद रखना है, इच्छा के अनुसार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यथा से जो भी आपको शब्द शुरू होगा ना उसमें आपको अनुसार ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला आप देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको चार बता रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची शब्द है। अगला है आपका स्वच्छ शब्द जो है वो संधि करेंगे इसकी, तो क्या होगा दोस्तों, संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस अच होता है। देखिए कई सारे टॉपिकों को मिलाकर ये प्रश्न बनाया गया है दोस्तों, एकदम बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो भी बच्चा इस प्रश्न को बताता है एकदम सही, तो उसके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो जल्दी से बताना है दोस्तों। उद्गार जो शब्द है उसमें उत और उद उपसर्ग है, और सखी प्लस उच्चित का जो संधि शब्द बनता है वो बनता है संख्योचित। अब बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बात करें अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची है, तो यहाँ से आपका एक पर्यायवाची का टॉपिक सही हुआ, ये बिल्कुल सही दे रखा है। अब्ज और कंज परस्पर क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, याद रखना है। स्वच्छ का जो संधि विच्छेद होता है सु प्लस अच होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और उद्गार जो शब्द है ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, उद्गार शब्द में कौन सा आपके उपसर्ग है, तो उत भी है और उद भी है ना, ये दोनों से ही बनता है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। तो जो आपको प्रश्न दिया हुआ है इसका जो उत्तर रह जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में का संधि विच्छेद सही है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन प्लस माद, वी प्लस आयाम, सन प्लस सार और नीर प्लस गुण। चलिए याद रखना है दोस्तों, आपका जो सही उत्तर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, वी प्लस आयाम, ठीक है। व्यायाम बनता है इससे, ये आपको याद रखना है। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है, वी प्लस आयाम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस विकल्प में शब्द का संधि कार्य असंगत है। कर्क प्लस अंधु करकंदु, मनस प्लस इच्छा ईशा, तो मनीषा। ऑप्शन नंबर सी है आपका पतत प्लस अंजलि पतंजलि, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नदी प्लस अंबु नदाम्बु। असंगत पूछा है दोस्तों। चलिए याद रखना है दोस्तों, ये जो नदी प्लस आंबू है ये गलत दिया हुआ है, ये असंगत है। बाकी आपको तीनों शब्द याद हो जाने चाहिए। पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होता है, मनीषा का संधि विच्छेद क्या होता है, करकंदु का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है। देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके लिए लिए गए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरल सरल आपको ऐसा पढ़ा दिया जाए जिससे ना तो आपको परीक्षा में फ़ायदा हो ना आपको कुछ सीखने को मिले। चलिए हर एक क्लास का उद्देश्य ये होना चाहिए दोस्तों कि आपको उस क्लास से कम 4, 5 या कम से कम 10 प्रश्न तो आपको नए सीखने को मिले।
बाकी आपको आने चाहिए, ये आपकी मतलब ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन कोई भी क्लास अगर आप देख रहे हैं तो आपका ये मकसद होना चाहिए कि आप उसमें से कम 10 प्रश्न तो नए सीख के ही जाएँ। ठीक है, आधे घंटे की क्लास में कम से कम 10 प्रश्न तो आपको नए सीखने को मिले। 1 घंटे की क्लास है तो 20 प्रश्न। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी जो मानसिकता है, चाहे आप किसी की भी तैयारी करो, ये आपकी सोच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है आपके लिए, कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से बताना है। यशोवर्मन, दुराशा, दोनों, या फिर दोनों ही नहीं है। चलिए याद रखना है दोस्तों, विसर्ग संधि में ये 2 शब्द बार बार पूछे जाते हैं, दुराशा और यशोवर्मन, ये दोनों ही आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला आपको दे रखा है मत्रिच्चा, यण स्वर संधि है इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन है आपका मन चिकित्सा, इसमें विसर्ग संधि बताई हुई है। तल्लीन के अंदर व्यंजन संधि बताई हुई है, और स्वागत के अंदर आपके दीर्घ स्वर संधि बताई हुई है। चलिए अपन अगर एक ही चीज़, यदि आपको स्वर संधि भी आपको अच्छी तरीके से आती है ना, तो आप इसको सही कर देंगे। देखिए अपन सीधा उत्तर की तरफ ही देखते हैं दोस्तों। स्वागत जो है आपका, इसमें कहीं भी बड़ी मात्रा नहीं आ रही है ना, और वह के आगे आपको एक आधा अक्षर देखने को मिल रहा है, तो दीर्घ संधि होगी कि यण संधि होगी इसमें, है ना। तो यही आपका असंगत युग्म है। बाकी ये जो तीनों हैं ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं, कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है, और आपको मन में कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।